dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 11th chemistry subject, and you know that we are doing chapter number 4, that is chemical bonding and molecular structures. And based on this chapter, today's topic is bond parameters. Okay, so far we have discussed about the chemical bond, and you all know that what is chemical bond. Chemical bond basically is the force of attraction which hold the constituent atoms of a molecule together. Okay, for example, we have a hydrogen molecule in which you know that one hydrogen atom has one electron and other hydrogen atom has also one electron, and these electrons are shared by each other. One electron from the each atom is shared by each other to form the covalent bond. This is the type of covalent bond. Similarly, you discuss about the ionic bonding. What was ionic bonding? In which there is complete transfer of electron from one atom to another. Okay, so these all are bonds. So bond is the force of attraction which hold the constituent atoms together. Now our next topic is, it is very important topic to understand the geometries of molecules, and these are the bond parameters. Okay, what are bond parameters? The first bond parameter is bond length, second is bond strength, it is also known as bond enthalpy, and third is bond angle, and fourth is bond order. Okay, so what is bond length first of all? And you know that the two atoms are joined together by a bond. Okay, and what is bond is the bond length. What is bond length? Bond length is the distance of the atoms from its nucleus. Okay, when they are joined by when they are joined by a single bond. ठीक है, we are supposing here a single bond. Okay, so यहाँ पे होता क्या है कि suppose you have one atom A and second atom again A. ठीक है, और इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, जब ये दोनों आपस में क्या है, ज्वाइंट किए होते हैं. ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इट विल बी दी average distance between the center of nuclei of two bonded atoms. Okay, and it is expressed in angstrom units. Okay, and it is also expressed in the picometer units. फाइन मीन्स इसके यूनिट जो है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ के यूनिट आपको पता है मीटर ही होते हैं, लेकिन आपको पता है एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के यूनिट जो हैं, बॉन्ड लेंथ के यूनिट्स जो हैं वो क्या आएंगे? दैट विल बी इक्वल टू आंगस्ट्रॉम. ठीक है, 1 आंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है. ठीक है, एंड सिमिलरली वी यूज द पिकोमीटर यूनिट, एंड दिस पिकोमीटर यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. फाइन. उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो बॉन्ड पैरामीटर है, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, यू नो दैट कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही इसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है. ठीक है, ऐसे इसमें डबल बॉन्ड भी होता है. ठीक है, बट इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होती है. ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा इट विल बी स्मॉलर. ठीक है, उसके बाद जो सिंगल बॉन्ड है इट विल बी ग्रेटर देन दी डबल बॉन्ड. ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ जो है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी एस करेक्टर. ठीक है, एस करेक्टर के कारण ये क्या है, डिक्रीज करती है. फाइन. अब एस करेक्टर डिपेंड करता है बच्चे हाइब्रिडाइजेशन पे. ठीक है, किसके ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर. सपोज हाइब्रिडाइजेशन अभी के लिए आप इतना याद रखना, अगर कार्बन कार्बन में सपोज सिंगल बॉन्ड है तो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है इसको हम बच्चे sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, तो बच्चे अभी के लिए इतना याद रखना है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आना है तो उसके बारे में अब हम बाद में बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है एस करेक्टर पे डिपेंड कर रही है, एंड एस करेक्टर जो एस परसेंटेज, ठीक है, डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे अब होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है लाइक दिस, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये है sp, जहाँ फिर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s का करेक्टर कितना है, मतलब इसकी परसेंटेज कितनी है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे 4 है, ठीक है। s कितने हैं 1, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट दी 25%, ठीक है। तो sp3 जो है ये इसमें s करेक्टर जो होता है एस परसेंटेज, ये होती है 20%, ठीक है। और अगर हम sp2 की बात करें तो बच्चे sp2 में होती है 1/3 इंटू 100, ये होता है 33.33%, ठीक है, 33.33%, ओके। और अगर हम बात करें sp की, तो sp में बच्चे 1/2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50%, इसमें कितनी होती है 50% आ जाता है, ओके। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ भी वहाँ पे डिक्रीज कर रही है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि एस की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। स्फेरिकल शेप होने के कारण वहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो जिसके कारण बॉन्ड लेंथ स्लाइटर छोटी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे छोटी होगी इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वही केस आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। सबसे बड़ी किसके केस में आ गई, उससे बड़ी किसके केस में आ गई, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के केस में, जो कि 108 यहाँ पे 0.8 पिकोमीटर शो हो रहा है। और उसके बाद है sp3, ठीक है, कार्बन कार्बन में 109.3 पिकोमीटर, जिसमें एस करेक्टर है 25%, ठीक है। आई थिंक ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन किया नहीं है। लेकिन फॉर द मीन टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट जितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। मतलब एटम शुड बी सेम, ये नहीं कि एटम डिफरेंट डिफरेंट हो जाने, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ रहा है जो पोलर बॉन्ड होते हैं उनकी लेंथ जो है ज़्यादातर स्मॉलर होती है देन नॉन पोलर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। पोलर का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। ये अभी याद रखना है, क्योंकि पोलर भी हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस है वहाँ पे बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जीरो है, ठीक है, या निग्लिजिबल है, तो फिर बच्चे वो नॉन पोलर बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो बॉन्ड लेंथ होगी उसको फिर नॉन पोलर बॉन्ड लेंथ होंगे, और वो बड़ी होती है। पोलर बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती है, ठीक है। आफ्टर दैट बच्चे बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स टू इट, ठीक है। इसके लिए बच्चे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 17th ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप 17th ग्रुप के एलिमेंट लगा लो। कौन कौन से हैं, देखो फ्लोरीन, ठीक है, सबसे पहले फ्लोरीन है। उसके बाद आपके पास आपको पता है क्लोरीन होता है, ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। उसके बाद ब्रोमीन है। जैसे ही हम नीचे को जाते हैं, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है कि साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये ब्रोमीन हो गया। और लास्ट में हम यहाँ पे सपोज क्या लिख लेते हैं, आयोडीन, जिसका साइज और बड़ा होगा, ठीक है। और इसके साथ लगा क्या हुआ है बच्चे, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब हाइड्रोजन को हम किसी और कलर के साथ लगा देते हैं। हाइड्रोजन कैसे लगेगा इसके साथ, लाइक दिस, ठीक है, ये हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का साइज तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो तो चेंज करेगा नहीं। तो यहाँ पे ये साइज ऐसे आ गया, ठीक है। अब इनकी इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये आपको पता है बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्वियस है, HF में सबसे कम होगी, उसके बाद HCl में ज़्यादा होगी, फिर HBr में ज़्यादा होगी, फिर HI में ज़्यादा होगी। तो HI का साइज बड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही साइज जो है बॉन्डेड एटम का इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है, ओके। सो ये बच्चे आपका फोर्थ पॉइंट आ गया। सो दीज आर दी पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम बॉन्ड लेंथ को जस्टिफाई करते हैं, या फिर आप बोलो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ को बच्चे, इसका नाम एक और होता है, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है जैसे अभी आपने बॉन्डिंग करी है, अब ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो हमें बॉन्ड एंथैल्पी से ही पता चलता है,
किससे पता चलता है? बॉन्ड इंथैल्पी से, ठीक है, कि बॉन्ड जो इसमें बॉन्ड बन रहा है दैट इज हाउ मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये वाला हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो उस जितना उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा, मतलब इसको H को अलग करना है, F को अलग करना है, H को अलग करना है, FCl को अलग करना है, H को अलग करना है, Br को अलग करना है, H को अलग करना है, I को अलग करना है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या आएगी? इट विल बी दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break one mole of bond and separate the bonded atoms in gaseous atoms, ठीक है। this is also known as bond dissociation energy, इसको हम bond dissociation energy भी बोल देते हैं और bond enthalpy भी बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चे ये डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी अभी मैंने बोला था कि जितनी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी जहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और उतना ही स्टेबल बॉन्ड वो होता है, ठीक है। और बच्चे जैसे इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है? इंक्रीज करती है, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आता है बॉन्ड एंगल का, ठीक है। अब बच्चे होता क्या है कि जब हम मॉलिक्यूल की शेप्स करेंगे, ठीक है, अभी हमने टॉपिक वो करना नहीं हुए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी हमने करनी है, तो बॉन्ड एंगल के बारे में अभी आप समझ लो कि कोई भी आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होता क्या है, अगर आप उसको स्पेस में रखो तो वो स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं उसके एटम्स को अपने आप को कि उनमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4, CH4 को हम बोलते हैं मीथेन, आपको पता है, ठीक है। तो मीथेन ने अपने आप को ऐसे स्पेस में अरेंज करना है ताकि उसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो ये सपोज कार्बन एटम है बड़ा वाला, ठीक है, साथ में ये हाइड्रोजन लगे हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो इसको, इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ऐसे बच्चे सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे BF3 है, ठीक है। तो BF3 में क्या होगा, बोरॉन सेंटर में एटम होगा, ठीक है, उसके जो अराउंड है, जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे ताकि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आ जाए, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट होनी है। देखो अगर ये एटम्स को आप ऐसे लगा देते, ठीक है, तो इनमें रिपल्शंस ज़्यादा आनी थी, तो मतलब एटम्स ने अपने आप को ऐसे अरेंज करना होता है ताकि उनमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसे एक पर्टिकुलर शेप अटेन कर लेते हैं, इसको हम ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोलते हैं, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जो ये वाला जो सेंट्रल एटम है, जो कि यहाँ पे बोरॉन है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ठीक है। सेंट्रल एटम ने दो फ्लोरीन एटम के बीच में जो ये वाला एंगल बनाया, इसको बच्चे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि जितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, द एवरेज एंगल बिटवीन द बॉन्डेड ऑर्बिटल्स इज नोन एज द बॉन्ड एंगल, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड एंगल बोल देते हैं, ओके। सो बच्चे अब यहाँ पे जैसे ये वाला मीथेन मॉलिक्यूल है, इसमें ये बॉन्ड एंगल आता है, ये आता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम जहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, और उसके बाद जो बॉन्डेड एंगल्स में सेंट्रल एटम के साथ जैसे कार्बन ये हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इनके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इन सभी को हम बॉन्ड एंगल बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चे बॉन्ड एंगल जो है इट चेंज ड्यू टू दी रिपल्शंस, ठीक है, रिपल्शंस के कारण चेंज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स के कारण ये चेंज करता है, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन, ठीक है, उसके बाद सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है अमोनिया, ठीक है, ऐसे ही बच्चे वाटर का फार्मूला H2O होता है। अगर आप इनकी अरेंजमेंट बनाओ, आपको पता है इसकी लुईस स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे, आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर आने हैं, ठीक है। अमोनिया के केस में एक आता है लोन पेयर, ठीक है, लाइक दिस,
ओके। और वाटर के केस में क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है, अगर आप लुईस स्ट्रक्चर इसकी बनाओ तो, ठीक है। तो बच्चे अगर हम इनकी अरेंजमेंट बनाएं स्पेस में, ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। ऐसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, लोन पेयर, 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर आ गया, बाकी 2-3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ जाने हैं, ठीक है। और वाटर के केस में यहाँ पे लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर का मतलब है उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल्शंस देनी है। 2 लोन पेयर होने के कारण इनकी रिपल्शन जो है सबसे ज़्यादा होगी, मतलब लोन पेयर रिपल्शन जो है सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को भी रिपल्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इसको बोल देंगे, यहाँ पे होगी बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि नेचुरली होती है, ठीक है। ये भी नेचुरल ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड बना नहीं है इसलिए हम इसको लोन पेयर बोल देते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन इनको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, जिसमें रिपल्शन सबसे कम होगी बच्चे उसमें बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और इस केस में ये बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री, और इस केस में ये होता है 104.5 डिग्री, ओके। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे जो रिपल्शंस हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। सेकेंडली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की उससे सबसे, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लोन पेयर रिपल्शंस यानी कि रिपल्शंस इंक्रीज कर रही हैं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल चेंज्ड ड्यू टू द रिपल्शंस एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे आप चैप्टर करोगे, जहाँ आगे न्यू चैप्टर्स आएंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आता जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अभी के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि बॉन्ड एंगल क्या है और बॉन्ड एंगल कैसे चेंज कर रहा है, वो रिपल्शंस के कारण चेंज करता है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एटम्स के कारण भी चेंज करता है, ओके। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आज का हमारा वो है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉन्डेड एटम में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको हम सीधा बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, ठीक है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जैसे डबल बॉन्ड होता है, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। अगर नाइट्रोजन जैसे ये है, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यू ऑल नो दैट, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा अब 3, ठीक है। एंड बच्चे वन मोर थिंग इज, अगर आप लोगों को ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हाउ स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल रिलेटेड विद बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ कैसे स्टेबिलिटी उसकी रिलेट करती है, तो बच्चे यू विल आंसर दैट कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी भी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करती है, ठीक है। सो यू विल राइट विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक है। वाई इट इंक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर के कारण, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो दी एंड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ वहाँ पे क्या है, डिक्रीज कर जानी है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है बॉन्ड लेंथ जो है कम होती है, डबल बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉन्ड
ऑर्डर बढ़ेगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने के कारण स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करती है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सो दिस इज वाज द टॉपिक, ठीक है। ऐसे हमने अब 4 जो पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स थे इसके पढ़ लिए हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा दैट विल बी अबाउट द फॉर्मल चार्ज, ठीक है। वो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज के बारे में होगा, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।